दिल्ली के पॉश इलाके ग्रेटर कैलाश में मारवा निवास अपनी शान और शौकत से आसपास के बंगलों को मात देता था। 3 मंजिला यह हवेली सिर्फ ईंट और पत्थर की इमारत ही नहीं, यह थी एक नाम, एक रुतबा, मारवा परिवार का गढ़, जो रियल एस्टेट और होटल व्यवसाय के देश के शीर्ष घरानों में शुमार था। आज शाम यहाँ रौनक थी। हॉल में क्रिस्टल के झाड़ फानूस जगमगा रहे थे और मेहमानों की हंसी मजाक से माहौल गुलजार था। मौका था एक बड़े होटल प्रोजेक्ट की कामयाबी का जश्न, जिसे परिवार के बड़े बेटे समर मारवा ने अपनी सूझबूझ से हासिल किया था। समर 35 साल का एक आकर्षक और आत्मविश्वास से भरा इंसान अपने चमकते सूट में हॉल के बीच खड़ा था। उसकी मुस्कान में एक ठहराव था जो मेहमानों को बांध लेता था। उसके पिता प्रकाश मारवा 60 की उम्र में भी सख्त और रौबीले थे। उनकी आंखों में समर के लिए गर्व साफ झलक रहा था। प्रकाश ने गहरी आवाज में अपने ग्लास को हवा में उठाकर कहा, समर, तुमने आज फिर साबित कर दिया कि तुम इस परिवार की रीढ़ हो। यह होटल प्रोजेक्ट हमें देश के टॉप बिजनेसमैन बनाएगा। समर मुस्कुराया और कुछ कहने को हुआ, लेकिन तभी उसका फोन बजने लगा। उसने हिचकते हुए फोन देखा और साइलेंट कर दिया। पास ही खड़ी अनन्या, समर की पत्नी, अपनी सिल्क की साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थी। 32 साल की अनन्या न सिर्फ एक आदर्श बहू थी, बल्कि परिवार की वह दूरी भी थी जो सबको जोड़े रखती थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, जी पापा, समर ने दिन रात मेहनत की है। उसकी आवाज में प्यार था, लेकिन आंखों में एक हल्की सी उदासी जो शायद ही किसी ने नोटिस की। समर का फोन एक बार फिर बजा। इस बार प्रकाश मारवा ने पूछा, कोई ज़रूरी कॉल है क्या? तो रिसीव कर लो। अनन्या ने भी कहा, हाँ समर, कब से कॉल आ रहा है और कब से आप इग्नोर कर रहे हैं? अगर अर्जेंट है तो रिसीव कर लीजिए। समर एक्सक्यूज मी कहकर वहाँ से बाहर चला गया। अनन्या को समर का इस तरह जाना अच्छा नहीं लगा। उसने मन में सोचा, ऐसा भी क्या अर्जेंट है जो तुम्हें इस तरह मुझसे दूर कर रहा है? बाहर निकलते ही समर का फोन फिर बजा। इस बार उसने कॉल रिसीव किया और कहा, आ रहा हूँ मैं, थोड़ी देर रुक जाओ। दूसरी तरफ से एक बेचैन मगर मदहोश आवाज आई, इतना सब्र नहीं है मुझ में। यह आवाज फोन से नहीं बल्कि कहीं पास से आ रही थी। तुम तो जश्न में डूबे हो, लेकिन मेरा क्या? मेरा अकेलापन तुम्हें नजर नहीं आता ना? समर अंधेरे कोने की तरफ बढ़ा। तभी एक नाजुक कलाई ने उसे अपनी ओर खींच लिया। समर बोला, मायरा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? मैं आ रहा था ना तुम्हारे पास। मायरा ने समर के गले में बाहें डाल दी और कहा, इंतजार ही तो नहीं होता मुझसे। एक तुम हो जो मेरी बिल्कुल परवाह नहीं करते। समर, और कितना वक्त मुझे तुम्हारा इंतजार करना पड़ेगा? एक काम करो ना, ले चलो मुझे इस पार्टी में और सबके सामने मुझे इंट्रोड्यूस करवा दो। बता दो सबको कि मैं तुम्हारी कौन हूँ। अनन्या को तुमने अभी तक कुछ नहीं बताया, तो क्या हुआ? उसको भी आज सच पता चल जाए। चलो ना, मौका अच्छा है। आज सब तुमसे खुश हैं, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। वो समर का हाथ पकड़कर अंदर जाने को हुई, लेकिन समर ने उसे कमर से पकड़ लिया और गाड़ी के अंदर खींच लिया। आओ, यहीं पर सुनो होना है क्या? ये भी बुरा नहीं है, बस बेड जितना स्पेस नहीं मिलेगा। मायरा ने मदहोशी में कहा। उसकी गर्म सांसें समर को बेकाबू कर रही थी। समर ने उसकी कमर पर पकड़ मजबूत करते हुए कहा, तुम गलत समझ रही हो। आज नहीं, वो नहीं जो तुम चाहती हो। मैं अभी घर वालों को कुछ नहीं कह सकता। तुम मेरी बात नहीं समझ रही। मायरा ने नाराजगी से कहा, और क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो? समर, मैं तुम्हारी हो जाना चाहती हूँ, हमेशा के लिए। तुम्हारी लाइफ में दूसरी औरत बनकर नहीं रहना मुझे। न तुम मुझे अपना रहे हो और ना मैं उस जंजाल से निकल पा रही हूँ। तुम भी बाकी मर्दों जैसे हो क्या? मुझे यूज करके छोड़ दोगे? समर ने माया के होठों को चूमते हुए कहा, तुम सुकून हो मेरी। तुम्हारे पास जो मिलता है वो कहीं और नहीं मिलता। लेकिन मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। अभी तुम घर जाओ, मैं तुम्हें वहीं मिलता हूँ, प्लीज। समर की नजदीकियों में माया और मदहोश हो रही थी। उसने समर की शर्ट के बटन खोल दिए और उसके सीने पर काटना शुरू कर दिया।
समर ने खुद को छुड़ाते हुए कहा, क्या कर रही हो? निशान पड़ जाएंगे। माया ने शैतानी मुस्कान से कहा, तुम पर अपना हक जता रही हूँ। अनन्या को भी तो पता चले कि उसका पति अब उसका नहीं, किसी और का है। इसे देखने के बाद शायद वो तुम्हें छोड़ने का फैसला करते। समर को वापस पार्टी में शामिल होना था। उसने कहा, ये सब बात में, तुम घर जाओ, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। इस वक्त मैं डैड को नाराज नहीं कर सकता। तुम जानती हो मेरा टारगेट क्या है। हॉल के एक कोने में शराब का ग्लास थामे गौतम मारवा खड़ा था। समर का छोटा भाई 30 साल का गौतम अपने बिगड़े रवैये के लिए मशहूर था। उसका चेहरा तंज और नाराजगी से भरा था। उसने ठंडे लहजे में कहा, हाँ भैया तो दिन रात मेहनत ही करते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ। उसकी बात में छिपा व्यंग हवा में तीर की तरह चला और एक पल के लिए हॉल में सन्नाटा छा गया। समर की माँ सुधा मारवा ने गौतम को घूरते हुए कहा, गौतम अपनी जुबान संभालो, यहाँ मेहमान है। सुधा मारवा 58 की उम्र में भी गरिमामयी थी, लेकिन गौतम के लिए उनकी आंखों में हमेशा एक ठंडक ही रहती थी। गौतम ने ग्लास टेबल पर पटका और बिना कुछ कहे हॉल से बाहर चला गया। पास ही खड़ी दाई माँ सुमित्रा ने चिंतित नजरों से उसे जाते देखा। सुमित्रा जो 25 साल से इस घर में थी, गौतम की बचपन से देखभाल करने वाली एकमात्र शख्स थी, जिसके लिए वो अब भी छोटा बच्चा ही था। रात के 11 बजे माया का अपार्टमेंट। दिल्ली के हौज खास में एक पॉश अपार्टमेंट की मध्यम रोशनी में माया शर्मा अपने मखमली सोफे पर बैठी थी। कमरे में हल्की सी मादक खुशबू थी, जैस्मिन और सैंडल की मिली जुली महक, जो माहौल को और भी रहस्यमयी और कामुक बना रहा था। दीवार पर लगी एक आधुनिक पेंटिंग और कांच की मेज पर रखा विस्की का डिकेंटर इस जगह को एक अलग ही आभा दे रहा था। माया 28 साल की मॉडल अपनी सिल्क गाउन में बेहद आकर्षक लग रही थी। उसका चेहरा मासूम था, लेकिन उसकी आंखें एक शिकारी की तरह चमक रही थी। सामने बैठा समर उसकी ओर देख रहा था। उसकी आंखों में बेचैनी और आकर्षण का मिश्रण था। माया ने अपनी मखमली आवाज में कहा, समर तुम इतने टेंशन में क्यों रहते हो? उसने धीरे से अपनी उंगलियों से समर के हाथ को छुआ, जैसे उसकी गर्माहट से उसकी सारी चिंताएं पिघल जाएंगी। उसने कहा, अनन्या तुम्हें वो सुकून नहीं देती जो मैं दे सकती हूँ ना। मायरा ने विस्की का ग्लास समर की ओर बढ़ाया। उसकी आंखों में एक चमक थी जो इनविटेशन और मिस्ट्री का मिला जुला नजर आ रहा था। समर ने ग्लास लेते हुए गहरी सांस ली। उसकी उंगलियां ग्लास को कसकर पकड़ रही थी, जैसे वह अपने मन की उथल पुथल को थामने की कोशिश कर रहा हो। माया तुम नहीं समझोगी, घर बिजनेस सबकी जिम्मेदारी है मुझ पर। पापा की उम्मीदें, अनन्या की खामोश नाराजगी, सब मुझे घेर लेती है। समर की आवाज में थकान थी, लेकिन माया की मौजूदगी उसे एक अजीब सा सुकून दे रही थी। वह उसकी आंखों में खो रहा था, जहाँ उसे अपनी जिंदगी की मुश्किलों से छुटकारा मिलता दिख रहा था। माया ने अपने बालों को उंगलियों से सहलाते हुए धीरे से सोफे पर समर के और करीब खिसक गई। उसकी सांसों की गर्माहट समर के चेहरे को छू रही थी। वो बोली, समर तुम्हें इतना बोझ क्यों उठाना? मेरे साथ ये पल चुरा लो। यहाँ कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई सवाल नहीं, सिर्फ तुम और मैं। उसने अपने होठों को हल्के से काटा और उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो समर को अपनी ओर खींच रही थी। उसने समर का हाथ अपने हाथ में लिया और धीरे से उसकी हथेली पर अपनी उंगलियां फिराई। यह स्पर्श इतना नरम था, फिर भी उसमें एक खतरनाक ताकत थी। समर का मन डोल रहा था। उसकी आंखें माया के चेहरे पर टिकी थी। उसके गहरे काजल से सजे आंखें, उसकी मुस्कान की हल्की तिरछी रेखा और उसकी मधुर आवाज, माया तुम कुछ और ही हो। उसने धीमी आवाज में कहा, जैसे वह खुद को समझाने की कोशिश कर रहा हो। उसने ग्लास से एक लंबा घूंट लिया, शायद उस आग को बुझाने के लिए जो उसके भीतर जल रही थी। माया ने हल्के से हंसते हुए कहा, समर मैं वही हूँ जो तुम चाहते हो। उसने अपने हाथ को समर के कंधे पर रखा और धीरे से उसकी टाई को ठीक करने लगी। यह एक साधारण सा इशारा था, लेकिन उसमें एक इंटीमेसी थी जो समर को और गहराई में ले जा रही थी। उसने समर के कान में फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हें मेरे साथ वो आजादी मिलती है जो तुम्हें घर में कहीं नहीं मिलती, है ना? उसकी आवाज में एक मादकता थी, जैसे वो समर के मन की हर कमजोरी को पढ़ रही हो। समर ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की। माया की खुशबू, उसकी आवाज और उसका स्पर्श उसे एक ऐसी दुनिया में ले जा रहा था
जहाँ वह अपनी जिम्मेदारियों को भूलना चाहता था। उसने माया की ओर देखा और धीरे से कहा, तुम सही हो माया, तुम्हारे साथ सब कुछ आसान लगता है। उसने माया का हाथ पकड़ा और उसे थोड़ा और करीब खींच लिया। उनके बीच की दूरी अब बस कुछ इंच की थी। माया ने अपनी आंखें समर की आंखों में डुबो दी और उसकी मुस्कान में एक विजयी चमक थी। माया ने बात को हल्का करने के लिए कहा, वैसे उस होटल प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताओ ना, मैं जानना चाहती हूँ। तुम कितने बड़े बिजनेसमैन हो। उसकी आवाज़ में एक मासूम सी क्यूरोसिटी थी, लेकिन उसकी नीयत में कुछ और था। समर, जो माया के जादू में पूरी तरह डूब गया था, ने बिना कुछ सोचे अपने प्रोजेक्ट की डिटेल देने लगा। माया ध्यान से सब सुन रही थी और रिकॉर्ड भी कर रही थी। समर का ध्यान भटका और वह माया की आंखों में फिर खो गया। माया ने चुपके से फोन को एक साइड फेंक दिया। उसकी होठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। यह मुस्कान न प्यार की थी न खुशी की। ये थी एक साजिश की शुरुआत। माया समर के और करीब आई और कहा, समर, ये सब काम की बातें छोड़ो, आज की रात सिर्फ हमारी है। उसकी उंगलियां समर के कोट के कॉलर पर फिसलने लगी। समर ने एक पल के लिए अनन्या का चेहरा अपने मन में देखा, लेकिन माया की मौजूदगी ने उस तस्वीर को धुंधला कर दिया। उसने माया को अपनी बाहों में खींच लिया और उस पल में वह अपनी जिम्मेदारियों, अपने परिवार और अपनी नैतिकता को भूल गया। माया ने उसके गले में अपनी बाहें डाल दी और कमरे की मध्यम रोशनी में उनकी परछाइयाँ दीवार पर एक साथ नाच उठी। यह पल बहुत इंटीमेट था, लेकिन माया के लिए यह एक शतरंज की चाल थी, एक ऐसा जाल जो समर को और गहराई में फंसाने वाला था।